गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। राहुल सैनी, सानिया शर्मा, साहिल, सोनी, नीतू कंवर, वेदांत, मोहित, रूपल, निकिता, सभी को गुड मॉर्निंग। वॉइस क्लियर है बेटा? ठीक है, एक बार ये बताइए, अपन ने लाइव क्लास में नोट कहाँ लिखवा दिया था? कौन सा नोट नंबर था? मैसेज करके बताइए, नोट नंबर कहाँ तक लिखवा दिया था? नोट नंबर 4 हो गया था क्या? ठीक है, तो अब नोट नंबर 5 पर बात करेंगे अपन वॉइस में। तो देखिए नोट नंबर 5, सबसे पहले नोट नंबर 5। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है। तो नोट नंबर 5 में क्या है? अपन ने नोट नंबर 4 में ये देखा था कि दिया गया वाक्य जिस फॉर्म में होता है, यानी दिया गया वाक्य का प्रकार जो होता है, वाक्य को उसी प्रकार में यानी उसी फॉर्म में पैसिव वॉइस में बदला जाता है। ये अपन ने क्लियर किया था। मैंने आपको बताया था यदि आपका एक्टिव वॉइस का वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस है तो पैसिव वॉइस का वाक्य भी अफर्मेटिव होगा। आपका एक्टिव वॉइस का वाक्य नेगेटिव सेंटेंस है तो पैसिव वॉइस का वाक्य भी नेगेटिव होगा। आपका एक्टिव वॉइस का वाक्य इंटेरोगेटिव है तो पैसिव वॉइस का वाक्य भी इंटेरोगेटिव होगा। और एक्टिव वॉइस का वाक्य इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो पैसिव वॉइस का वाक्य भी इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होगा। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में एक चीज और ध्यान रखेंगे अपन, यदि आपका एक्टिव वॉइस का वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होकर इंटेरोगेटिव बना है तो पैसिव वॉइस का वाक्य भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होकर इंटेरोगेटिव बनेगा। यदि आपका एक्टिव वॉइस का वाक्य किसी WH शब्द से शुरू होकर इंटेरोगेटिव बना है तो आपका पैसिव वॉइस का वाक्य भी WH वर्ड से शुरू होकर इंटेरोगेटिव बनेगा। इनके एक एक एग्जाम्पल अपन ने देख लिए थे। आज बात करेंगे नोट नंबर 5 की। नोट नंबर 5 में देखिए, आपको एक चीज याद रखनी है, यदि आपका एक्टिव वॉइस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यदि आपके एक्टिव वॉइस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस WHO हु से आरंभ होता है, यदि आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस WHO हु से आरंभ होता है तो वाक्य को पैसिव वॉइस में बदलते समय ध्यान रखना, हु को बाय हुम में बदल दिया जाता है। हु को किसमें बदल दिया जाता है बेटा? बाय हुम में बदल दिया जाता है। ये हमारा मतलब है। इंग्लिश मीडियम वाले इसको आपको नोट करना है, जैसे मैंने बोला, जैसे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स लिखेंगे, if an interrogative sentence in active voice begins with WHO who, then the word WHO who will be changed into by who during changing the sentence into passive voice. ये बात आप बहुत अच्छी तरीके से जान लीजिए। देखिए सेंटेंस मैं बताता हूँ आपको। अपन ने एक सेंटेंस लिखा एग्जाम्पल में,
who has broken this cup, who has broken this cup। अब यहाँ WHO जो होता है आपका, इसको बाय हु में इसलिए बताया जाता है क्योंकि अपने आप में एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। यहाँ ब्रोकन आपकी वर्ब हो गई और दिस कब आपका ऑब्जेक्ट हो गया, यह आपका सब्जेक्टिव प्रोनाउन माना जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है जा रही है। तो देखिए ध्यान रखना, आपका सेंटेंस हु से शुरू हो रहा है तो पैसिव वॉइस के वाक्य के लिए हु को आप बदल देंगे बाय हु। अब देखिए ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में बदल गया क्योंकि बाय हु क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया। तो बाय हु फिर प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअसली हेल्पिंग वर्ब आएगी, हैज बीन और हैव बीन आती है। तो यहाँ दिस कब के लिए हैज बीन आएगा, हैज बीन में से हैज आगे रहेगा, बीन मैन वर्ब के साथ जुड़ेगा। बाय हु हैज दिस कप और यहां लिखेंगे अपन बीन ब्रोकन, बीन ब्रोकन। अब इसमें आपको पीछे बाय लगाकर सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो काम हमने यही कर दिया। समझ में आ गई बात? हाँ, और देखिए सेंटेंस, who is singing a song in the street, in the street। गली में गाना कौन गा रहा है, गली में गाना कौन गा रहा है। अब क्लियर होगा बेटा वीडियो, और नहीं है तो फिर इससे ज्यादा क्लियर नहीं हो सकता। ठीक है, देखिए सेंटेंस, यहां WHO हुआ आपका सब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा जो सब्जेक्ट का काम करेगा। जो आपका सब्जेक्ट का काम करेगा, ये आपकी वर्ब होगी सिंगिंग, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और इन द स्ट्रीट अदर वर्ड्स हो गए। तो सबसे पहले तो आप एक ही चीज याद रखिए, यदि हु लिखा हुआ है तो बाय हु कर दीजिएगा इससे, तो हु का क्या हो जाएगा, बाय हु। अब देखिए कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है तो कंटीन्यूअसली ही हेल्पिंग वर्ब लगेगी, एस ऑन के लिए भी की जा जाएगा, बाय हु इज एस ऑन। और कंटीन्यूअस में बीइंग जुड़ता है तो वर्ब से पहले बीइंग जुड़ जाएगा, बाय हु इज ए सॉन्ग बीइंग sung in the street, in the street, और ये साइन ऑफ इंटरोगेशन, in the street और ये साइन ऑफ इंटरोगेशन। बेटा वॉइस वगैरह सब आ गई है, निशांत आपका इंटरनेट प्रॉब्लम होगी। ईयरफोन यूज करके सुनो आप, नहीं आप अपना ईयरफोन यूज करो, सब समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
और कल आपने देख लिया होगा यही चीजें कल वाले वीडियो में मैंने सेंड की थी आपको। एक सेंटेंस और देखिए इसका, who will write a complaint, who will write a complaint tomorrow। कल शिकायत कौन लिखेगा, कल शिकायत कौन लिखेगा? तो ये देखिए डब्ल्यूएच, ये वीआईपी वर्ब हो गई, राइट आपकी वर्ब हो गई, ए कंप्लेंट ऑब्जेक्ट हो गया और टुमारो अदर वर्ब्स हो गया। जब आप चेंज करेंगे तो एक ही ध्यान रखिएगा, if the sentence begins with wh word who, then your wh word who will be changed into wh word by whom। तो यहां हो जाएगा आपका by whom, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो फ्यूचर कंटीन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, will a complaint be written, complaint be written tomorrow। अब मैं तीनों सेंटेंसेस में एक बात करना चाहता हूं थोड़ी सी। तीनों जो सेंटेंसेस है अपन इन तीनों सेंटेंसेस में एक बात देखते हैं। देखिए मैंने आपको कहा था टेंसेस के शुरू में बताया, एक चीज किसी दूसरी से कनेक्टेड होती है, आप इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना, क्योंकि एक बात यदि कहीं अपन करते हैं किसी संदर्भ में तो वो कहीं ना कहीं दूसरी वाली थिंग के साथ कनेक्ट रहती है। मैंने आपको बताया था कि यदि आपकी हेल्पिंग वर्ब दो या दो से ज्यादा वर्ड्स में है तो फर्स्ट वर्ड को ही अपन आगे लिखेंगे और सेकंड वर्ड जो होगा वो आपके मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले लिखा जाएगा। जैसे यहां हैज आ गया, हमने हैज बीन लिखा तो हैज बीन में से हैज को आगे रखा, बीन को मेन वर्ब से पहले लिखा। इसी प्रकार से इसमें तो सिंगल वर्ड है इसलिए जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन बीन जोड़ा हमने तो बीन का जोड़ा मेन वर्ब से पहले। यहां देखिए विल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, जब हमने इसको यूज किया तो विल बी से बी का प्रयोग होगा, यहां विल बी का प्रयोग किया तो विल आगे रहा, बी को हमने कहां रखा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले। Therefore be clear that if you have two or more than two words as a helping verb, then you have to write the second word just before the main verb during formation of your sentence। अपना सेंटेंस फ्रेम करते समय सेंटेंस फॉर्मेशन के दौरान आप इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे। इसके बाद में लिखिए नोट नंबर 6 और देखिए नोट नंबर 6 क्या है। मैं बात करूं तो ये हो जाएगा आपका नोट नंबर 6। नोट नंबर 6 आपका ये है, यदि आपका एक्टिव वॉइस का वाक्य, यदि कोई एक्टिव वॉइस का वाक्य, यदि कोई एक्टिव वॉइस का वाक्य whom से आरंभ होता है, किससे आरंभ होता है बेटा, whom, तो वाक्य को पैसिव वॉइस में बदलते समय इस whom को who में बदल दिया जाता है। whom को किस में बदल दिया जाता है, who में बदल। मोहित शर्मा माइक मत बंद कर। ऊपर वाले सेंटेंसेस की हम बात करें तो हमने परिवर्तन क्या किया नोट के अकॉर्डिंग कि यहां who आ गया, हमने इसको by whom में बदल दिया, यहां who आ गया, हमने इसको by whom में बदल दिया, यहां who आ गया, हमने इसको by whom में बदल दिया। यही तो परिवर्तन किया। अब नोट नंबर 6 कहता है if your sentence in active voice, if your interrogative sentence in active voice begins with the word whom,
then the word whom will be changed into the word who during changing it into passive voice. पैसिव वॉइस में बदलते समय इसको whom को who में बदल दिया जाएगा। जैसे एक सेंटेंस देखिए, एग्जांपल के रूप में अपन लिखिए नंबर 1, whom do you teach? Whom do you teach here? तुम यहाँ किसे पढ़ाते हो? तो यहाँ whom अपने आप में ही ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। या आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई और ये अदर वर्ड्स हो गए। तो जब आप चेंज करोगे तो whom किस में बदल जाएगा? who में। तो अपन लिखेंगे who। अब देखिए दो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी is, और टीच की थर्ड फॉर्म देखिए taught, by सब्जेक्ट आ जाएगा you, और ये हो गया आपका वाक्य here, और ये साइन ऑफ इंटरप्रिटेशन by you here। एक सेंटेंस और देखिए, इसका दूसरा सेंटेंस में यह लिख रहा हूं whom did you teach, या whom did you beat, whom did you beat in the street yesterday? तुमने कल गली में किसकी पिटाई की थी? Whom did you beat in the street yesterday? अब यहाँ देखिए बेटा, whom अपने आप में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ये ऑब्जेक्ट का काम करता है। जब अपन इसको who में बदल देंगे तो who सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, इसलिए वो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में परिवर्तित हो जाएगा। देखिए यहां हो गया आपका you सब्जेक्ट, beat हो गई वर्ब, in the street yesterday सब अदर वर्ड्स है। तो whom का क्या हो जाएगा? who, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब watch, वर्ब की थर्ड फॉर्म beaten, who was beaten by you in the street, और आगे आ जाएगा आपका yesterday, और ये सेंटेंस कंप्लीट। देखिए बेटा, प्रोनाउन की जगह किसी का नाम भी हो सकता है सब्जेक्ट की जगह, अपन ने पहले भी बात की। तो एक सेंटेंस नंबर 3 देखिए, और सेंटेंस नंबर 3 पर बात करते हैं। whom will Rajani, whom will Rajani help next month? अगले मंथ रजनी किसकी सहायता करेगी? तो यहाँ whom अपने आप में WH वर्ड है, जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की बात करता है, will हेल्पिंग वर्ब आ गई, तो फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया, रजनी सब्जेक्ट है, हेल्प वर्ब है, और नेक्स्ट मॉर्निंग ये अदर वर्ड्स, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है अपने आप में। तो ऑब्जेक्टिव को जैसे सब्जेक्टिव प्रोनाउन में बदलते हैं, जैसे हमने whom को किसमें बदल दिया? who will be helped by रजनी, और फिर लिखा हमने नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ, और ये साइन ऑफ इंटरप्रिटेशन। देखिए बेटा, हमने चेंजेस क्या किया? हमने चेंजेस ये किया कि ये भी सेंटेंस में whom आ गया,
तो पैसिव वॉइस में बदलते समय हमने इसको हु में बदल दिया। यदि आपका हुम आ गया तो हमने क्या कर दिया, हु में बदल दिया। हुम आ गया तो हमने क्या किया, हु में बदल दिया। अगर जो रूल्स ऑफ चेंजेस है वो सारे के सारे वही हैं जो हमने ऑलरेडी देखा है या पहले से किया है, उसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। नोट नंबर 6 का 3 सेंटेंस समझ नहीं आया। नोट नंबर 6 का सेंटेंस नंबर 5 क्यों नहीं आया है? हुम को हु में बदल दिया, विल फ्यूचर इंडेफिनिट किया, तीन बार में विल भी आ गई फ्यूचर कंटीन्यूअस से, और मैन वर्ब की हेल्प की खड़ाई गई बाय में लगाकर नेक्स्ट मंथ लिख दिया। क्या समझ में नहीं आया इसमें? प्रॉब्लम क्या है? आप प्रॉब्लम पूछिए अपनी, आप अपनी प्रॉब्लम पूछिए, क्या समझ में नहीं आया? मोनिका गोरा, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? आस्क मी, हरी अप। आपके ये समझ में नहीं आया होगा, मेरे को जहां तक लगता है कि साहब ये बी आपने कहा था, बी का मैटर की ये विल के साथ ही आ रहा है, ये विल के साथ ही आ रहा है। देखो मैन वर्ब से पहले आ रहा है, जब इसके बीच में कोई वर्ड ही नहीं आ रहा तो अपनी जगह आएगा ही नहीं, तो क्या दिक्कत है? अब लिखिए नोट नंबर 7। नोट नंबर 7 हमने लिखा, नोट नंबर 7। नोट नंबर 7 पे आप लिखिए, यदि एक्टिव वॉइस का वाक्य, ध्यान से लेना, यदि एक्टिव वॉइस का वाक्य नो वन, नोबडी, नथिंग, नन, नन, नोबडी, नथिंग, नन, etc एक्सेट्रा शब्दों से शुरू होता है, इन शब्दों से शुरू होता है, तो पैसिव वॉइस का वाक्य नेगेटिव होगा। तो पैसिव वॉइस का वाक्य क्या होगा? नेगेटिव होगा। If the sentence in active voice begins with the word या subject like none, no one, nobody, none, nothing, etc., then the sentence of passive voice will always be in negative form. तो पैसिव वॉइस का वाक्य हमेशा ही नेगेटिव होगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल, nobody has मंध्यान होना काही पडणार बहुत पडणार कधी झालं किसी ने मीरा का समर्थन नहीं किया, किसी ने मीरा का फेवर नहीं किया। नहीं करे तो तू जो पडणार है वो तो पडणार मीरा का ऑब्जेक्ट हो गया, तो क्या हो जाएगा? मीरा हैज नॉट बीन, FAVOURED, फेवर्ड। अब इसमें बाय लगाकर नोबडी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नो वन, नोबडी, नथिंग, नन, एटसेट्रा ये सारे के सारे वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स इनसर्टेन वर्ड्स हैं, अनिश्चित करता है, और अनिश्चित करता को पैसिव वॉइस में मेंशन करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये चीज अपन नोट नंबर 8 में देखेंगे नेक्स्ट वाले में। लेकिन अभी आप इतना ध्यान रखिए कि ये वर्ड जो है सेंटेंस आपके इन सर्टेन है, अनिश्चित करता है, इसलिए इनका यूज नहीं होगा पैसिव वॉइस में। और देखिए सेंटेंस, नन वॉच,
none was telling a story. कहानी कोई नहीं सुना रहा था, कहानी कोई नहीं सुना रहा था। या देखिए नन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, टेलिंग वर्ब हो गई, a story ऑब्जेक्ट हो गया। तो a story was not being told, क्योंकि आपको पता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है तो बीइंग लगेगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है तो क्या लगेगा बेटा, बीइंग लगेगा। हमने लगा दिया। और देखिए एक सेंटेंस नंबर 3, एक सेंटेंस और देखिए, नथिंग will change nothing will change मिस्टर शर्मा, शर्मा को कोई नहीं बदलेगा। तो यह नथिंग सब्जेक्ट हो गया, ये चेंज आपकी वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्या हो जाएगा, मिस्टर शर्मा will not be changed, Mr. Sharma will not be changed। हमने यहाँ क्या किया, हमने ये किया कि यदि सेंटेंस आपका नोबडी से शुरू हो गया तो पैसिव वॉइस का वाक्य नेगेटिव होगा। यदि आपका सेंटेंस नन से शुरू हो गया तो पैसिव वॉइस का वाक्य नेगेटिव होगा। यदि आपका वाक्य नथिंग से शुरू हो गया तो पैसिव वॉइस का वाक्य नेगेटिव होगा। इसके अलावा तो हमने कोई चेंजेस नहीं किया। ठीक है, पूजा माइक ऑफ करिए, पूजा बार बार में माइक ऑन करती है। मोहित कुमावत माइक ऑफ करो। ये देखो बीच बीच में ये माइक वाला सिस्टम है ना भाई, ये आप कुछ सोचो, थोड़ा क्लास डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट्स, नाउ वी टॉक ऑन द टॉपिक वी हैव टॉक्ड ऑन टुडे। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड बेटर या वेल व्हाट आई हैव टॉट यू टुडे। सबसे पहले you can ask me any of your queries if you have। तो फर्स्ट नहीं, अच्छा एक मिनट रुकना, आप एक मिनट रुकना। सबसे पहला काम अपन कुछ और करेंगे। और देखिए सबसे पहला काम हमारा क्या है, आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से, बिल्कुल क्लियर है स्क्रीन आपके सामने। Take a screenshot and tell me have you done or not। एक बच्चे ने लिखा है डन, जल्दी करो भाई। ठीक है, रोहित चौधरी ले ली, साहिब ने ले ली, अच्छा एक और रूपल ने ले लिया। ठीक है ठीक है, निकिता हो गया, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये आपका स्क्रीनशॉट हो गया। चलो स्क्रीनशॉट हो गया, तो दूसरा हमारा जो स्टेप है, हमारे पास जो टाइम है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा और सेकंड थिंग हमारे पास ये है, नाउ यू कैन आस्क मी एनी ऑफ योर क्वेरीज रिगार्डिंग द सेंटेंसेस, रिगार्डिंग द नोट्स दैट हैव बीन टॉट यू टुडे। आज जो नोट्स आपको पढ़ाए गए हैं पैसिव वॉइस से संबंधित, जो नियम मैंने आपको बताया, इनमें किसी को कोई क्वेरी है? जल्दी से बताइए मैसेज बॉक्स में, डू यू हैव एनी क्वेरी? मोनिका को नहीं है, विराज को नहीं है, रोहित को नहीं है, मोहित को नहीं है, ठीक है, राहुल को नहीं है, जल्दी चलो। ये कौन है? हरीश को नहीं है, ठीक है ठीक है।
कृष्णकांत को नहीं है, निकिता को नहीं है, निशांत को नहीं है, रूपम को नहीं है, वेरी गुड, नहीं है, किसी को भी नहीं है। तो स्टूडेंट्स, वेरी गुड दैट you do not have any query. It means you have understood well what I have taught you today. Guys, thanks a lot for joining the meeting. See you tomorrow at the same time. Thank you very much.